नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। क्रॉस फायर में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, आजकल बड़ी चर्चा है उनकी दिल्ली में। कह रहे हैं कि आजकल वो झाड़ू लेकर आ गए और जो उनके साथ जो लोग लगे हैं वो कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली की सफाई हो जाएगी। हमारे कुछ मित्र हैं वो कहते हैं अच्छा है, कम से कम एमसीडी जो काम नहीं कर रही है, कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी वो काम तो कर देगी, कुछ सीवेज भी साफ हो जाएगा, कुछ गली मोहल्ले, कुछ सड़कें वो भी साफ हो जाएगा। वो प्रचार में निकलेंगे, हाथ में झाड़ू होगा और झाड़ू में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा है, झाड़ू मिल गया, पहले अपने घर की सफाई करें, अपने दिमाग की सफाई करें और उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों की सफाई की बात करें। दिल्ली में नवंबर में चुनाव है और मैं अक्सर कह रहा हूं कि दिल्ली के जो चुनाव होंगे उस पर नजर सिर्फ दिल्ली और हिंदुस्तान की नहीं, अमेरिका में बैठे बराक ओबामा भी देखना चाहेंगे कि दिल्ली में होता क्या है। क्योंकि जो नतीजे आएंगे वो आगे जो देश की राजनीति है उसका दिशा और उसकी दशा वो दोनों तय करने वाली है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर पाती है तो यकीनन देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा, और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो शायद आने वाले समय में जो सोशल मूवमेंट या सामाजिक क्रांति जिनकी आप बात करते थे उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो क्रॉस फायर में आज सवालों की गर्मी का सामना करेंगे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये झाड़ू तो मिल गया आपको और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि झाड़ू तो ले लिया है आपने, अच्छा है, प्रचार के दौरान आप झाड़ू चलेगा तो कुछ गली मोहल्ले भी साफ होंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले अपने घर से सफाई की शुरुआत होनी जरूरी है। घर में क्या प्रॉब्लम है? घर में तो सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं। और दूसरी चीज़, जिस किस्म का हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस शुरू की हैं वो इसी तरफ दिखाता है कि राजनीति की सफाई करना चाहते हैं हम लोग। जैसे हमें जितने भी डोनेशंस मिलते हैं वो सारे डोनेशंस डोनर्स के नाम हम वेबसाइट पे डालते हैं। 1 रुपये का भी कोई डोनेशन देगा तो हम वेबसाइट पे डालते हैं। आज आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहती। हमने पहले फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी शुरू की है। जैसे कांग्रेस को 2000 करोड़ रुपए का बताते हैं चंदा मिला है 5 साल में, वो बताएं किस किस से चंदा मिला है ये 2000 करोड़ का। बीजेपी वालों को बताते हैं 800 करोड़ का चंदा मिला, ये बताएं कहाँ कहाँ से चंदा मिला। वो बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बहुत सारा पैसा ऐसे लोगों ने दिया होगा जिसको कोयले की खदानें दी हैं, जिसको 2G स्पेक्ट्रम दिया है, उधर उनको कोयले की खदान मिली, इधर इन्होंने चंदा दे दिया पार्टी को। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने पार्टी के अंदर इस किस्म की चीज़ें की हैं कि घर की सफाई भी चल रही है और देश की सफाई भी चल रही है। जी, जब मैं आपका इंटरव्यू करने आया तो आपके बहुत सारे शुभचिंतकों से मैं बात कर रहा था कि भाई मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ क्रॉस फायर के लिए, जरा मुद्दे बताइए। तो लोगों ने कहा कि जरा उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि जितने जो चंदा मिलता है वो सब हम वेबसाइट पे डालते हैं। जरा उनसे पूछिएगा कि फॉरेन फंडिंग के बारे में एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, उस पर जरा पूछिएगा। एक ज़माने से लग रहा है कि ये सब जो मूवमेंट चल रहा है ये सब फॉरेन फंडिंग से चल रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। ये कांग्रेस और बीजेपी द्वारा बनाया गया दुष्प्रचार है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। एक तो अच्छा हुआ किसी XYZ ने, पता नहीं कौन था, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ PIL फाइल कर दी कि साहब ये मूवमेंट जो है फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे होम मिनिस्ट्री ने हमारी जांच बिठाई। मनीष सिसोदिया के घर रेड मारी गई, सारे अकाउंट्स उठा के ले गए हम लोगों के, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं मिला। फाइनली होम मिनिस्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि साहब इनका कोई भी फॉरेन फंडिंग से लेना देना नहीं है और ये मूवमेंट फॉरेन फंडिंग से नहीं चल रहा है, और वो केस बंद हो गया हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग ले ही नहीं सकती है। हम तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे, बिकॉज हमारा तो एक एक पैसा लिस्ट जो है आपके डोनर्स की वहाँ पे है, वेबसाइट के ऊपर है। लेकिन इन पार्टियों पे आरोप लगाए। वेदांता है, जैसे वेदांता कंपनी यूके की है और उसकी इंडियन सब्सिडरी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चंदा दिया है और उसको तेल के और एल्यूमिनियम के इन्होंने वो फील्ड्स दिए हैं। तो इनके ऊपर तो आरोप हैं, उसका तो ये कुछ करते नहीं है। ये तो सीधे सीधे शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं मामला चला था और उन्होंने कहा कि इसको फॉरेन फंडिंग माना जाएगा। इनकी फॉरेन फंडिंग है, उस पर तो कुछ नहीं करते। हमारे ऊपर हम कह तो रहे हैं, हम आज चुनौती देते हैं आपके चैनल के जरिए। हमारे अंदर अगर हिम्मत है, अगर हम सीना चौड़ा करके कह सकते, लिस्ट ऑफ डोनर्स दे सकते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी अपने लिस्ट ऑफ डोनर्स वेबसाइट पे डाल के दिखाए, अगर हिम्मत है तो उन लोगों में। वो नहीं डालेंगे। एक ये भी आजकल बहुत चर्चा है सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी और इधर उधर भी,
लोग कह रहे हैं, उस पर लिखा जा रहा है। मैंने कहा कि जितने सवाल आपके खिलाफ हैं वो एक बार आपसे पूछना तो बनता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है आप। ये कहा गया कि बहुत प्रचार है आजकल, र्यूमर है, वो ये कह रहे हैं, मैं र्यूमर वर्ड भी यूज कर रहा हूं क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। वो कहते हैं कि जी 10 करोड़ रुपया कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया है और ये कहा कि ये फलाने फलाने लोगों को टिकट दे दो ताकि ये ट्रायंगुलर फाइट वाला मसला है और कांग्रेस को मदद हो जाएगी। हाँ, वो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ जी। जो कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के वोट काटेंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। ये कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस के एजेंट हैं। ये कहा जा रहा है कि मैं संदीप दीक्षित का क्लास फेलो हूँ। ये कहा जा रहा है कि मैं संदीप दीक्षित के साथ एनजीओ चलाता था, फलाना डिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें मेरे 2-3 रिस्पॉन्स हैं। एक रिस्पॉन्स तो ये कि इस देश के अंदर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? इस देश की फर्स्ट फैमिली सोनिया गांधी जी के दामाद के खिलाफ सबूत पब्लिक डोमेन में लाने की हिम्मत किसने की थी? हमने की थी, बीजेपी वालों ने नहीं की थी। दूसरी चीज़, अगर मैं संदीप दीक्षित का दोस्त होता तो जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा की, अब आप ये मत कहिएगा कि कांग्रेस वालों को ये नहीं पता कि मैं संदीप दीक्षित का दोस्त हूं। जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा की खुलासा किया था, संदीप दीक्षित को पार्टी से निकाल दिया जाता। पहली चीज़ तो संदीप दीक्षित से मेरा कोई रिश्ता है इसमें मतलब इंच भर भी ना मैं उसका क्लास फेलो हूं, ना मैंने कभी उसके साथ एनजीओ में काम किया, ना मेरा कांग्रेस वालों से कोई लेना देना है। मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, ये पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी का फैलाया हुआ है। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों के पास 1.5 साल से रॉबर्ट वडेरा के कागज थे। जो कागज मैंने अक्टूबर 2012 में पब्लिक किए थे, वो कागज मार्च 2011 में बीजेपी के टॉप लीडर्स के पास थे। उन्होंने क्यों नहीं उठाया इस केस को? डील हो गई थी दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी वालों के बीच में डील हो गई थी, तुम हमारे दामाद को बचा लो, हम तुम्हारे दामाद को बचा लेते हैं। उनका दामाद रंजन भट्टाचार्य है, इनका दामाद रॉबर्ट वडेरा। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, बीजेपी कांग्रेस। हम लोग बेवकूफ़ हैं, इतना घनिष्ठ संबंध है इन दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में पति पत्नी का संबंध है दोनों के बीच। हम बेवकूफ़ हैं, हमें लगता है एक बारी बीजेपी को हरा दिया, एक बारी कांग्रेस। दूसरा प्रश्न मेरा है, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बीजेपी के वोट काटेंगे और कांग्रेस दोबारा आ जाएगी। 15 साल से हार रही है बीजेपी दिल्ली के अंदर, 15 साल से शीला दीक्षित जीत रही है। तब किसने वोट काटे थे बीजेपी के? तब क्यों हार गई थी बीजेपी? सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने की। सच्चाई ये है कि बीजेपी के अंदर इतनी इनफाइटिंग है, बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बैठे हैं, उनमें से 4 के मेरे पास फोन आए थे, कहते हैं जी अगर मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो चिंता मत करो, अंदर बैठ के मैं बीजेपी को हराऊंगा। उनको वो इस बार भी हारेंगे, 3 बार से हार रहे हैं, अब चौथी बार भी हारेंगे बीजेपी वाले। वो ये प्रोपेगेंडा चारों तरफ फैला रहे हैं। आज एक ही पार्टी है जो कांग्रेस को चैलेंज कर सकती है दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित को चैलेंज कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। 3 बार से जानबूझ के बीजेपी वाले जो हैं वो शीला दीक्षित के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि शीला दीक्षित जीत जाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया, मैं लड़ूंगा चुनाव शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और अगर मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं और बीजेपी वाले कहते हैं वो शीला दीक्षित जी के खिलाफ हैं, तो आप ये बताइए कि बीजेपी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए कि शीला दीक्षित का? मेरा सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी वालों ने अभी कुछ दिन पहले, उनकी एक सिस्टर कंसर्न है, उन्होंने मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बीजेपी इस बार भी चाहती है कि शीला दीक्षित जीत जाए, बीजेपी इस बार चाहती है कि मैं हार जाऊं। ये साफ दिखाता है ये बीजेपी और शीला दीक्षित, बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। हम बेवकूफ हैं, जनता बेवकूफ है, हम बेवकूफ बनते रहते हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इसी कार्यक्रम में जब मैं विजय गोयल का इंटरव्यू कर रहा था इसके पहले, तो विजय गोयल ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ हम दोनों लड़े, मतलब अगर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं अगर बीजेपी के विजय गोयल साहब, तो वो भी लड़े, मैं भी लड़ता हूं और शीला दीक्षित भी लड़े और जनता तय करेगी कि कोई एक आगे निकलेगा। मैंने ये सवाल किया विजय गोयल से, विजय गोयल कह रहे हैं कि मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना शौक है तो जहां से मैं लड़ूंगा, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, वो वहां से आए और लड़ करके और मेरे खिलाफ जीत करके दिखाएं। देखिए, आज लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज रूलिंग पार्टी जो 15 साल से रूलिंग पार्टी है वो है कांग्रेस दिल्ली में, बीजेपी नहीं है, कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही हो रही है। शीला दीक्षित जी को हराना मकसद है, ये कोई ईगो बैटल थोड़ी है जो विजय गोयल जी कह रहे हैं। शीला दीक्षित जी को हराना मकसद है, तो आइए शीला दीक्षित जी के गढ़ में चलते हैं हम दोनों। विजय गोयल जी भी वहां पे आए, मैं भी वहां चलता हूं। अब मैं, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई ना, मैं कह देता शीला दीक्षित जी मेरे गढ़ में आके मुझे लड़ाएं, ये क्या बात हुई? मैं जा रहा हूं ना उनको लड़ाने के लिए, आप भी आइए वहां पे उनको लड़ाने के लिए।
ये तो थ्योरेटिकल बात होगी ना, क्या ना, मैं जहां से लड़ रहा हूं अरविंद केजरीवाल, मेरी कोई विजय गोयल जैसे कोई दुश्मनी है, मैं वहां पे जाके उनको क्यों लड़ाऊंगा? शीला दीक्षित को आज हराना जरूरी है। विजय गोयल जी की नीयत नहीं है शीला दीक्षित को हराने की, ये आपके आंसर के अंदर भी दिखाई दे रहा है, जो आप उनसे पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया। अब मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, अखबारों में क्या आ रहा है? केजरीवाल को हराने के लिए किरण खेर को खड़ा किया जाएगा, केजरीवाल को हराने के लिए किरण बेदी को खड़ा किया जाए। केजरीवाल हराना इंपॉर्टेंट हो गया बीजेपी के लिए, शीला दीक्षित हराना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे 15 साल से तुमने शीला दीक्षित को हराने के लिए स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अब केजरीवाल को हराने के लिए तुम स्ट्रांग कैंडिडेट ढूंढ रहे हो पूरे देश के अंदर। तुम्हारी नीयत क्या है? किसके साथ मिले हुए हो तुम लोग? बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, और इस देश की जनता जितना जल्दी समझ लेगी, ज्वाइंट धंधे हैं इन लोगों के। नितिन गडकरी जी ऑन रिकॉर्ड वहां पे बोला था उन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, धरने प्रदर्शन का तो हम लोग नाटक करते हैं केवल, ये तो उन्होंने बोला था। अंजलि दमानिया ने वो दिखाया था सब लोगों को। तो ये 4 काम करते हैं एक दूसरे के, जनता बेवकूफ है, जनता जल्दी समझ जाए तो अच्छा है। एक आप चूंकि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इज विद अ डिफरेंस, मतलब दूसरी पार्टियों से अलग है, ये सोशल मूवमेंट से निकली हुई एक पार्टी है। जब कैंडिडेट देने की बात थी तो ये आप कह रहे थे कि आम लोग होंगे और इस तरीके से सर्वे होगा, ये होगा, वो होगा। आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहे हैं कि करोड़पतियों को आपने टिकट दिया, वही काम जो दूसरी पार्टियां करते हैं, ये भी आरोप लग रहा है। अब कितने करोड़पति हैं और क्या है वो तो अब आप बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ और कैंडिडेट आने हैं। ये कहा जा रहा है कि करोड़पतियों को टिकट दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से बागियों को, दमदार बागियों की तलाश में हैं आप लोग। ये दोनों का, पहली चीज, आम आदमी कौन है? क्या एक गरीब आदमी ही केवल आम आदमी है, या अमीर आदमी भी आम आदमी है? हमारे हिसाब से आम आदमी वो है जो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। व्यवस्था से आज हमारे देश के अंदर 99% व्यापारी ऐसे हैं जो कि ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेईमानी करने पे मजबूर किया जाता है। वो मेरे पास एक मेरा दोस्त आता है, वो कहता है जी मैं सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ सप्लाई करता हूँ, सवेरे उठता हूँ, पैसे देना चालू करता हूँ, शाम हो जाती है। जिस अस्पताल में जाता हूँ वही कहता है हमको दवाइयाँ नहीं चाहिए, बिल दे दो, आधे तुम रख लेना, आधे हम रख लेंगे। कहता है मेरे को उल्टी आने लग गई, घिन आने लग गई अपने ऊपर, मैं बिल देना नहीं चाहता, मैं दवाइयाँ देना चाहता हूँ, ईमानदारी से धंधा करना चाहता हूँ। ये आम आदमी है, चाहे इसके पास पैसा हो, ये आम आदमी है। आम आदमी वो नहीं है जो गरीब आदमी है। आम आदमी पैसे वाला भी हो सकता है। कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं, उनमें नेता हैं, उनमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनमें इस देश के कुछ खास करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो खास आदमी हैं, जो मुझे लगता है कि लेस देन 1% इस देश की जनता, उससे भी बहुत कम लोग हैं जो इस पूरे देश को चूस के खा रहे हैं। ये लोग खास आदमी हैं, इनसे देश को बचाना है हम लोगों को। तो करोड़पति कोई है, या मैं आपको, संतोष हमारी थी, वो तो अमीर नहीं थी, राजू धिंगान है, वो तो बहुत गरीब आदमी है। मैं आपको अभी 20 कैंडिडेट्स के नाम, शालीमार बाग से वंदना है, उसके पास पैसे नहीं है अपने, 20 कैंडिडेट्स अभी आपको गिना देता हूं जिनके घर का खर्चा नहीं चलता। उसमें तो एक तरफ, और करोड़पति कौन है? मुझे करोड़पति कहा जा रहा है। मेरे को आईआरएस कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक प्लॉट मिला था 1997 में 3 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत बढ़ के 1.5 करोड़ रुपए हो गई है, तो मैं करोड़पति हो गया। तो अब इस तरह से अगर आप लांछन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सरासर कहना गलत है। दूसरी बात, आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस से लोग आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनके अंदर भी अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर जितने लोग हैं सारे खराब लोग हैं। बीजेपी के कई अच्छे कार्यकर्ताओं से मैं मिलता हूं जो देशभक्त हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो पहली बात तो ये पक्का है कि अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस में पहले रहा था और हमारे को आना चाहता है तो उसकी हम डबल ट्रिपल जांच कराते हैं। हर कैंडिडेट की जांच होती है हमारे यहाँ, एक सीक्रेट टीम जाती है जो पूरे इलाके में घूमती है, उसके पिछले पुलिस रिकॉर्ड्स और वो सब देखती है। बिकॉज हमारे पास है क्या? हमारे पास पैसा नहीं है जी, हमारे पास हमारी सच्चाई और ईमानदारी है, जो कि वही एक संपत्ति है मेरी। अगर किसी गलत आदमी को हमने टिकट दे दिया तो वो भी खत्म हो जाएगी हमारी संपत्ति। मैं स्टेज पे खड़ा होकर कहूँगा इसको वोट दो, ये मेरा आदमी है, तो मेरी तो वो भी सारी संपत्ति मेरी जिंदगी की खत्म हो जाएगी। तो चुन रहे हैं, तो कोई कांग्रेस बीजेपी से आ रहा है तो उसकी डबल चेकिंग कराते हैं और उनको दे रहे हैं टिकट। क्यों नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए अच्छे लोगों को टिकट। ये जो आपने पैसे वाली बात की, कई लोग ये भी कह रहे हैं, और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में, और कई लोग जो है, मैं देखिए वो तमाम सवाल कर रहा हूं जो आपके आलोचक बिल्कुल करने चाहिए। और मुझे लगता है कि चूंकि अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है और कहते हैं कि खुला खेल फर्रुखाबादी, तो वो सवाल होने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पैसे हैं नहीं, होर्डिंग्स आपके धनाधन लग रहे हैं। अब आपने उसका एक तरीका बना दिया कि यहां से खरीदो जाओ, उसको लेकर के भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये फिर पैसे आ कहां से रहे।
आप सारे होर्डिंग्स का ऐड कर लो, सारे होर्डिंग्स ऐड कर लो। आज भी आपको विजय गोयल जी के होर्डिंग ऐड कर लो आप आप खुद ही हंस रहे हैं जी। शीला दीक्षित जी के होर्डिंग ऐड कर लो, और शीला दीक्षित सरकारी पैसे से खर्च कर रही है, और हमारे होर्डिंग ऐड कर लो। आप हमारे दफ्तर अपनी टीम भेज देना, हम सारा हिसाब किताब बता देंगे कितने होर्डिंग लगवाए। हमारे विजिबल ज़्यादा हैं, उसके दो कारण हैं। हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा है, ये मैं मानता हूँ, उसके दो कारण हैं। हम क्रिएटिव हैं। आपको दूसरों के होर्डिंग दिखाई देंगे, वो टिपिकल ईद की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, फला, कोई देखता भी नहीं है उनको। तो अगर उन्होंने 1000 होर्डिंग बनाए तो वो आपकी नज़र में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज यू इग्नोर देम। उन 1000 में अगर हमारे 5 दिखाई दे गए, वो क्रिएटिवली इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर, मैं आपको छोटा सा हिसाब देता हूँ, दिल्ली के अंदर ऑटो वाले, कोई ऑटो वाला हमसे चार्ज नहीं करता, एक भी पैसा चार्ज नहीं करता। ऑटो के ऊपर अगर मुझे 10,000 होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, एक होर्डिंग, एक पोस्टर लगाने होते हैं, एक स्टिकर 20 रुपए का आता है। 10,000 ऑटो पे मेरे को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 2 लाख रुपए खर्च करके मेरी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है दिल्ली के अंदर 10,000, और हमारा जो कंटेंट होता है वो कंटेंट इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है आपको। वही बीजेपी जब ऑटो वाले पे लगाती है तो ऑटो वाला उनसे 500 रुपए चार्ज कर रहा है आज। तो उनके ऑटो वाले हमसे एक पैसा नहीं रहे। जनता जुड़ी हुई है इसके साथ, आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस दिन जब अन्ना का मूवमेंट हुआ था पूरे देश के अंदर तूफान आ गया था, जगह जगह लोगों ने वो किए थे। हमारे से तो पैसा नहीं मांगा था। मान लीजिए किसी ने सूरत के अंदर अन्ना के फेवर में आंदोलन किया, उन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा था। हमने दिल्ली के अंदर मुश्किल से सारा हिसाब किताब दिया था, शायद 1 करोड़ से भी कम पैसा खर्च किया था हमने दिल्ली के अंदर। बाकी तो 1 करोड़ में तो वो आंदोलन हो ही नहीं सकता था। जनता ने पार्टिसिपेट किया था, जनता पार्टिसिपेट करेगी। सर आप देखते जाइए, अभी चुनाव के दौरान जब जनता खड़ी हो जाती है, हमने जब पार्टी बनाई थी हमने कहा था दिल्ली का आने वाला चुनाव नहीं होगा, वो क्रांति होगी, वो आंदोलन होगा। आप उसकी इंतजार कीजिए। जी, मैं आने वाला हूं उस पर। आपने अच्छा हुआ ऑटो वाली बात कर दी। 2 चीजें लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्लानर बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि सुभाष घई फिल्म बनाते हैं उनके सामने, या चोपड़ा साहब फिल्म बनाते रहे, वो भी फेल है अरविंद केजरीवाल के सामने। ये फिल्म बहुत अच्छी बनाते हैं। पहले ही ऑटो वालों को अपने मोह माया के जाल में फंसाया, मोह जाल में फंसाया, ताकि उनका इस्तेमाल, ऑटो के जो पीछे का हिस्सा है उसका इस्तेमाल इलेक्शन में हो सकता है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से मुस्लिमों को चिट्ठी लिख देते हैं, वो कुछ दूसरे समुदाय हैं उनको चिट्ठी लिख दे सकते हैं। ये सब रणनीति है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो ये कहते हैं, जो आपके आलोचक हैं, क्रिटिसाइजर्स हैं, वो कहते हैं कि कौन कहता है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन नहीं है। वो तो जो बाकी पॉलिटिशियन है उनसे ज्यादा मंजे हुए पॉलिटिशियन है, दूरदृष्टि वाले पॉलिटिशियन। हम तो कह ही रहे हैं, पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिशियन हैं, और हम तो कह रहे हैं कि हम मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हम तो कह ही रहे हैं, हमने जब आए थे हमने कहा था इन लोगों ने आज तक राजनीति की नहीं है। राजनीति बहुत पवित्र शब्द होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति की थी, सरदार पटेल ने उसको राजनीति कहते थे। आज ये जो बीजेपी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं देश का, देश को लूट रहे हैं। इसको राजनीति नहीं कहते। हमने इनको कहा था कि 2 साल इन लोगों ने हमें चैलेंज किया कि लोकपाल बिल लाना है तो संसद में आओ, लोकपाल बिल लाना है तो संसद में आओ, चुनाव लड़के दिखाओ। जिस दिन हमने पार्टी बनाई थी 2 अक्टूबर को, मैंने कहा था अब हम इनको चैलेंज करते हैं कि अब इनको राजनीति हम सिखाएंगे कि राजनीति करते कैसे हैं। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था 3500 साल पहले। पांडवों ने कहा था कि हमें 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा था 1 सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और पांडवों ने उनकी सत्ता उखाड़ के फेंक दी थी। 2 साल हो गए इनको कहते कहते जनता को कि लोकपाल बिल दे दो, लोकपाल बिल दे दो। ये नहीं माने, अब इनकी सत्ता उखाड़ के फेंकेगी इस देश की जनता। नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। एक आरोप आप पे लगता है अरविंद, और ये शुरू से लग रहा है, वो है हिट एंड रन। आप जाते हैं, हिट किया, और उसके बाद फिर वहां से रन, मतलब भाग गए। लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन के वक्त भी ये कह रहे हैं, उसके बाद आपने जितने मुद्दे उठाए, चाहे वो मीटर में हवा का मुद्दा उठा दिया हो, हवा से बिल का मुद्दा उठा दिया हो, पोल पे चढ़ गए हों पिलास लेकर के, एक दफ़ा आप जाते हैं, सेंसेशन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं या छोड़ करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है? राजनीति है, हो सकता है इस बार कामयाबी मिले, ना भी मिले, ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। लेकिन पब्लिक को वैसा चाहिए, लोगों को वैसा चाहिए कैंडिडेट या पार्टी चाहिए जो उसके सुख दुख में हिस्सा रहे।
अगर मान लीजिए कि पब्लिक ने आपको वोट उस तरीके से नहीं दिया कि आप सत्ता में आ पाए, फिर इसकी क्या गारंटी है कि आप दिल्ली से जुड़े रहेंगे, यहाँ के लोगों से जुड़े रहेंगे? तो सिर्फ इमोशन से खेलते हैं अरविंद केजरीवाल। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आपने जो कहा हिट एंड रन, आप अपने घर से बाहर निकले, आपको एक एक्सीडेंट होता मिला, आप क्या कर सकते हैं उसमें? अगर आप बहुत अच्छे नागरिक हैं तो पुलिस में जाके, थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे कि भाई मैं बाहर निकला था, ये मर्डर हो गया मेरी नज़र के सामने, इसको करा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी नौकरी में लग जाएंगे। फिर मैं कहूँ आप तो हिट एंड रन है, आपने जाके एफआईआर करा दी, उसकी तहकीकात तो आपने की नहीं, उसको आपने फॉलो अप नहीं किया। भाई आप तो इस देश के नागरिक हो, इतना ही करा सकते हो। रॉबर्ट वडेरा चोरी करके भाग गया, बीजेपी वाले 1.5 साल तक उन कागज़ों के ऊपर बैठे रहे, अंडरहैंड डीलिंग कर ली उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ। हमें जैसे कागज़ मिले, जिन लोगों ने बीजेपी वालों को कांग्रेस दिए थे, उन्हीं लोगों ने आके हमें कांग्रेस वडेरा के कागज़ दिए। उन्होंने बताया जी 1.5 साल से बीजेपी कुछ नहीं कर रही, आप करो। अब हमने तुरंत पूरे देश को बता दिया भाई वडेरा ने चोरी कर ली। अब कहते हैं जांच करो तुम। हम कहाँ से जांच करें? पुलिस तो तुम्हारे पास है, कोर्ट तुम्हारे पास है, सारा सिस्टम तुम्हारे पास है, हम कहाँ से जांच करें? आज मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, अशोक खेमका जी जो इतना लड़ रहे हैं, अशोक खेमका जी हमारी पार्टी ज्वाइन करें, चीफ मिनिस्टर बने हमारी पार्टी की तरफ से हरियाणा के, और वो इसकी रॉबर्ट वडेरा की जांच कराएं, वो रॉबर्ट वडेरा की इंडिपेंडेंट जांच करा के उसको जेल भेजें। हम तो तैयार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये पॉलिटिक्स चेंज करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स चेंज होगी तो रॉबर्ट वडेरा जेल जाएंगे, पॉलिटिक्स चेंज होगी तो सलमान खुर्शीद जेल जाएंगे, पॉलिटिक्स चेंज होगी तो मुकेश अंबानी जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों का खुलासा हमने किया था, इन सब के खिलाफ पीआईएल पेंडिंग पड़ी है कोर्ट में। पीआईएल में होता ही नहीं है, 10-10 साल हो गए। 2G के केस में 5 साल तो हो गए, सारे छूट छाट के आ गए, 6 महीने जेल में रहे, सारे छूट छाट के आ गए, कुछ नहीं होने वाला किसी का। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो हम आए हैं। तो मेरा जो अगला सवाल, हम भागने वाले नहीं हैं, वी आर हियर फॉर गुड। जब तक इस शरीर के अंदर सांस है, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। संतोष हमारी शहीद हो गई, उसकी शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। एक संतोष मरी है, 1000 संतोष पैदा हैं, आज अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और जब तक मेरी शरीर के अंदर एक एक कतरा है खून का, इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल मेरा एक और था उसमें, वो ये था कि मान लीजिए कि दिल्ली इलेक्शंस में ये तो पब्लिक तय करती है, जो वोटर्स है वो तय करते हैं। अगर मान लीजिए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपको ना मिले और आप सरकार नहीं बना पाए, तो जो पिछला इतिहास रहा है हिट एंड रन का, जो लोग कहते हैं, चाहे आपको बुरा लगे, क्या इसकी गारंटी है कि उसके बाद भी आप दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आप भाग जाएंगे? नहीं, हम कहीं नहीं भागने वाले, पहली बात तो। दूसरी बात, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक मैं बोलना चाहता हूँ। अभी 5 दिन पहले एक और टीवी एंकर ने मेरे से पूछा कि जी अगर आप दिल्ली के चुनाव हार गए, नवंबर में चुनाव हार गए, तो आपने सोचा है कि आप क्या करोगे? तो मैंने कहा जी ये तो आपको सोचना है कि आप क्या करोगे। अगर मैं हार गया तो आप क्या करोगे? आपकी ज़िंदगी बर्बाद है उसके बाद। अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सोच लेना। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव इस देश की जनता का है, दिल्ली की जनता का है। हम हार गए तो हम तो आके हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं। इस देश की जनता को ये मौका मिला है, नहीं तो वही बीजेपी, वही कांग्रेस। आप दिल्ली में किसको लाना चाहते हो? विजय गोयल को, शीला दीक्षित को? ये देंगे दिल्ली को भविष्य? 12 साल हो गए दिल्ली के अंदर बीजेपी को एमसीडी के अंदर राज करते करते। क्या हालत है आज एमसीडी की? 2 घंटे बारिश आ जाए पोल खुल जाती है इनकी। एमसीडी के अंदर एक भी काम बिना पैसे के हो जाता हो। नक्शे पास होते हैं एमसीडी के अंदर बिना पैसे के, सड़कें बनती है बिना पैसे के। भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। 15 साल हो गए शीला दीक्षित जी को दिल्ली के अंदर काम करते करते। भ्रष्टाचार का गढ़ है दिल्ली सरकार। कुछ लोग मेरे को ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं बीजेपी तो छोटा चोर है, कांग्रेस बड़ा चोर है। मैंने कहा इस छोटे चोर को थोड़ा मौका तो दे के देखो। इसको मौका नहीं मिला, जितना मौका मिला उतना तो चूस लिया इसने। आज इस छोटे चोर को मौका देखो देखो, उससे भी बड़ा डाकू साबित होगा। चलिए, एक हम सर्वे कर रहे हैं और वो मूड ऑफ दिल्ली के नाम से है, और उस सर्वे में एक बात आ रही है सामने, और वो ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी को वोट तो मिल रहे हैं, नो डाउट। 6 महीने की पार्टी हो, 9 महीने की पार्टी हो, नवंबर में जब चुनाव होंगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये 6 महीने की पार्टी थी इसलिए इसको इतने वोट आए तो इतना ग्रेस मार्क्स दे दो। अल्टीमेटली तो उस पर कम्पीट करना है। अभी जो दिल्ली का मूड हम देख रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं मूड ऑफ दिल्ली, आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चा शुरू से की जा रही है, जो एक ठप्पा लग जाए कहीं आपके सर पर और बीजेपी वाले ये कहें कि एक येदुरप्पा हमारे पास कर्नाटक में थे और दूसरे एक येदुरप्पा हो गए दिल्ली में। और वो मतलब ये मैं करप्शन के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ।
करप्शन के उस हिसाब से मत देखिएगा। जिस तरीके से कांग्रेस की जीत का श्रेय येदियुरप्पा को कर्नाटक में जाता है, वैसे ही कहीं कांग्रेस की जीत का श्रेय बीजेपी ये ना कहे कि अरविंद केजरीवाल को गया। आपके हिसाब से कांग्रेस जीत रही है क्या? जितने अब तक सर्वे हुए हैं, जो अब तक हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को शायद मजबूत होकर करके दिल्ली की हुकूमत संभालनी पड़े। कांग्रेस तो नहीं जीत रही है ना जी। हाँ, तो कांग्रेस नहीं जीत रही है, बीजेपी भी नहीं जीत रही है, ना बीजेपी जीत रही है ना कांग्रेस जीत रही है। हम वोट काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं वोट, बीजेपी के भी काट रहे हैं, कांग्रेस के भी काट रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी काट रहे हैं। अभी अगस्त का महीना है, 3 महीने बाकी हैं, अभी देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ होने वाला है, दिल्ली की राजनीति में बहुत उथल पुथल मचने वाली है, आप देखते जाइए। मतलब क्या, कैसे? देखिए तो सही, अभी जनता के अंदर का जो अंडर करंट है उसको कोई सेंस नहीं कर पा रहा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 16 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे जी ने अनशन का ऐलान किया था। उसके 4 दिन पहले मैं एक बहुत बड़े टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ से मिला। उसने कहा अब तो तुम्हारा आंदोलन ख़त्म हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, जनता इज़ फेड अप ऑफ यू गाइज। और 16 अगस्त इस देश की सबसे बड़ी क्रांति बना था। तो वो जनता के मूड को और जनता के गुस्से को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस अंडर करंट को अब वेव में कन्वर्ट करना है और उस वेव को वोट में कन्वर्ट करना है। ये 2 स्टेजेस हैं, बहुत जबरदस्त। और वक्त सिर्फ 2-2.5 महीने 3 महीने बहुत होते हैं राजनीति में, आप तो जानते हैं, आप तो राजनीति का 1 हफ्ता भी बहुत होता है राजनीति के अंदर। होने को तो सर एक रात भी कयामत की रात होती है, कयामत की रात होती है, 3 महीने बहुत होते हैं। मैं आपके सर्वे से सहमत हूँ। आज आप जो दिखा रहे हैं, आज हम वहाँ खड़े हो सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि जिस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हमारा आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक 100 साल पुरानी पार्टी है, एक 40 साल पुरानी पार्टी है, हम 40 महीने वाली पार्टी भी नहीं है। हमारे को आप चैलेंज लेकिन ये मैं सुनता हूँ, हमारे स्टूडियो में जितने आपके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो ये बात कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। क्यों डिफर करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि दिल्ली में कोई ऐसा नहीं होगा बच्चा जिसको ये नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने वो एक पार्टी लीड कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है। नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, हमने भी एक सर्वे कराया था, 40% दिल्ली को आज नहीं पता कि आम आदमी पार्टी है। 90% लोगों को ये पता है अरविंद केजरीवाल है। मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, आज हमने एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में हमने जब पूछा लोगों से तो 90% लोगों को ये पता है कि अरविंद केजरीवाल है, 60% लोगों को ये पता है कि आम आदमी पार्टी है, 40% लोगों को नहीं पता कि आम आदमी पार्टी है। इसका मतलब 30% लोग ऐसे हैं जो ये तो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसने आम आदमी पार्टी बना ली है। जो 60% लोग हैं, हमने उनसे पूछा कि आज अगर चुनाव होते हैं तो आप किसको वोट दोगे। उन 60% में आधे लोग ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, 25% बीजेपी और 25% कांग्रेस को कह रहे हैं। तो वहाँ पे तो क्लीन स्वीप हो रहा है हम लोगों का। लेकिन जो 40% लोग हमें नहीं जानते, उसमें 5% से भी कम, 2%, 3% लोग हमें वोट दे रहे हैं। तो ये टोटल होने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो इस 40% लोगों तक हम कैसे पहुँचें और ये बताएं भाई हम हैं। आज बस हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये बच गया, लोगों को ये बताना हम हैं। अब आप ये देखिए 40% ये लोग कौन हैं। पिछले 2 साल से मीडिया ने हमें खूब दिखाया, मीडिया ने भी दिखाया, अखबारों ने भी लिखा। तो ये 40% लोग वो हैं जिन्होंने टीवी के माध्यम से भी जिनको नहीं पता चला और अखबार के माध्यम से भी नहीं पता चला। अब इनको तो डोर टू डोर जाके बताना पड़ेगा। लेकिन मैं डिफर करता हूँ अरविंद आपसे, इसलिए कि एक हम सर्वे कर रहे हैं और हमारे सर्वे की क्रेडिबिलिटी और उसकी वजह से कितना हमें सुनना पड़ता है नहीं, मैं आपके सर्वे की भी इज्जत करता हूँ, आपके चैनल की भी इज्जत करता हूँ और आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन उसमें एक चीज बताइए, जो सर्वे में रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं उसमें स्लम, जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी है ना, डीडीए के लोअर सेक्शंस वाले जो LIGs हैं, वहां पे आपको वोट मिल रहे हैं। तो आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो 40 सेक्शन, नहीं वो नहीं है, वो 40%। हमने ये देखा ये 40% कहाँ है, हमने ये भी देखने की कोशिश की, अभी मैंने उसका जवाब नहीं दिया। ये 40% क्रॉस इकोनॉमिक सेक्शंस है, ये केवल झुग्गी झोपड़ी में नहीं है, उसका भी मैंने वो पता कराया था। झुग्गी झोपड़ी में भी 40% लोग नहीं जानते, मिडिल क्लास में भी 40% लोग नहीं जानते और अपर क्लास में भी 40% लोग नहीं जानते। दिस 40% इज वेरिंग बिटवीन 35 to 50%, बट देर इज नॉट बिग गैप।
ऐसा नहीं कि झुग्गी वाले 80% हमें नहीं जानते और मिडिल क्लास वाले 10% नहीं जानते, ऐसा गैप नहीं है। 35% से 50% के बीच में लोग, जो 40% वाला तबका है, वो अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शंस वेरी कर रहा है। सो ये हमारा, मैं बस, जिसने सर्वे किया था उसने हमें ये कहा, आज आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये रह गया है कि आप घर घर में ये जाके बता दो कि भाई एक अरविंद केजरीवाल है जिसने आम आदमी पार्टी बनाई है जिसकी टीम ने, और वो उनका चुनाव चिन्ह ये है और वो इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अगर इतनी आप अवेयरनेस कर दो तो आपका ग्राफ काफी जो हमारा सर्वे है उसके मुताबिक जो हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं वो ये है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इकोनॉमिकली एंड सोशल, वहां से तो आपको जम करके वोट मिल रहे हैं। और ये जो 8 सीटें आप जीत रहे हैं, ये वैसे ही इलाके हैं, ये वैसे इलाके हैं। लेकिन जिसको मैं थोड़ा सा व्यंग में कहता हूं कि वो घर में एक ड्राइंग रूम में 8 टन का एसी लगाकर 20 बाई 20 के कमरे में 8 टन का एसी लगा के उसे चील करते हैं और वहां पर पाम टॉप पे फेसबुक और ट्विटर पर डिबेट करते रहते हैं, उस सेक्शन में, वैसे इलाके जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं, वहां पर आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस, वो बहुत कमजोर पड़ रहा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, उनका ये कहना है कि हम टीवी बहुत देखते रहे, हमने अन्ना मूवमेंट देखा है, हमने मीडिया को कवर करते हुए देखा है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अन्ना हजारे से अलग होकर के गए, उस सोशल मूवमेंट से हमें बहुत उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने आप को अलग किया, कुछ लोग तो इतने नाराज है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया। वैसी सूरत में हम उस आदमी पे कैसे भरोसा करें? तो अन्ना मूवमेंट को जिसने बहुत करीब से देखा मीडिया में, चाहे वो अखबारों के जरिए, चाहे टीवी चैनल्स के जरिए, वो सेक्शन नाराज है और वो सेक्शन आपको वोट नहीं दे रहा है। अब ये जो हमारे सर्वे में आ रही है बात, नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बनाने को इस तरह से परसीव करते हैं कि जैसे मैंने अन्ना को धोखा दिया। ऐसा कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, उनको फिर हम समझाते हैं, लेकिन उनको समझाते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। ऐसा नहीं कि अन्ना को धोखा दिया या किसी ने धोखा दिया। अगर हमें पार्टी बनानी पड़ होती तो हम 2 साल पहले बना लेते। अगर पार्टी बनानी होती तो सबसे बेस्ट टाइम तो था कि अगस्त क्रांति के तुरंत बाद बनाते, तो पार्टी वहाँ तो उसके बाद तो हम चारों स्टेट्स के पोल स्वीप कर सकते थे। माहौल ऐसा था देश के अंदर, जब हम बिल्कुल लो पे थे तब पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? पार्टी तो हमें हाई पे बनानी चाहिए थी, जो ये दिखाता है कि पार्टी बनाने का मकसद नहीं था हमारा। लेकिन अब कोई चारा ही नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, बीजेपी इस देश को भविष्य दे सकती है या कांग्रेस इस देश को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती हैं ये पार्टियां। तो जितने लोगों से मिलते हैं उनको तो समझा देते हैं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक तबका जरूर है ऐसा जो ये प्रश्न पूछ रहा है, और हम जो हमसे मिल लेता है उसको तो समझा देते हैं, लेकिन सब लोग तो नहीं। अब आज आपके टीवी चैनल के जरिए थोड़े ज्यादा लोग समझ जाएंगे। एक सवाल और है, वो ये भी करते हैं। अब जरा कड़वे वाले सवाल पे आ जाता हूं। वो अभी ये तक मीठे सवाल थे जी, अब तक थोड़े से मीठे थे, उसमें थोड़ा सा शुगर एडेड था। वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कैसे भरोसा करें। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाया, उन तमाम लोगों को अरविंद केजरीवाल उनसे अलग हो गए या उनको धोखा देते रहे। वो एग्जाम्पल्स अलग अलग देते हैं, उन एग्जाम्पल्स की बात मैं नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि किरण बेदी, प्रशांत भूषण तो चलिए साथ हैं, किरण बेदी साथ रही, उनको अन्ना हजारे को एक सिंबल के तौर पे लेकर के आए, अरविंद केजरीवाल ने खुद को आगे बढ़ाया। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप जाएं या लोगों से इंटरेक्ट करें, और अगर वो मौका मिलता हो या आपके रिसर्च टीम को, तो आजकल एक नई चर्चा ये भी है कि अब जो नया विवाद है अरविंद केजरीवाल का, वो मनीष सिसोदिया के साथ हो गया है। मनीष के साथ विवाद हो गया जी। अब देखिए मैं आपको कितने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाकर दे रहा हूं। राइट। नहीं, ये तो आपने बताया, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा मनीष से विवाद हो गया है। वो सारा दिन तो मेरे घर पे रहता है। तो मनीष के साथ विवाद हुआ, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। मतलब इसमें वो ये कहते हैं कि सबको यूज किया, आगे बढ़ते गए और फिर उनको भूलते चले गए। ऐसा नहीं हो सकता। अन्ना जी से आपने जो नाम लिए, अगर आप एक एक नाम लेंगे तो मैं बताता जा सकता हूँ। वो सब नाम ले रहे हैं ना, किरण बेदी से लेकर, पर उसी तरह से मैं भी नाम ले सकता हूँ ना, कि जो लोग साथ हैं। मनीष सिसोदिया पिछले 13 साल से साथ है, प्रशांत भूषण पिछले 15 साल से साथ है, योगेंद्र यादव जी साथ हैं, कुमार विश्वास साथ है, संजय सिंह साथ हैं, गोपाल राय साथ हैं, कितने लोग तो साथ हैं। 26 लोगों की कोर कमेटी होती थी, जिसमें से 5 या 6 लोग छोड़ दें तो कम से कम 15-20 लोग साथ हैं आज हमारे। तो सब लोगों को धोखा दे दिया, ऐसी बात तो नहीं है। अब मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद होना इंसानों के अंदर अच्छी बात होती है। इंसान मशीन तो नहीं होता।
तो अन्ना जी का ये कहना है कि भाई हमें राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि अब इस देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा। आज हमारे देश में शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज हमारे देश में दवाइयाँ नहीं मिलती अस्पतालों में क्योंकि राजनीति खराब है। सड़कें खराब है, बिजली खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है क्योंकि राजनीति। इस राजनीति को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो हम जिंदगी भर अनशन पे बैठे रहें, जिंदगी भर कुछ भी करते रहें, कुछ नहीं होने वाला इस देश को भ्रष्टाचार से। हमारा ये मानना है, उनका ये मानना है, तो अलग अलग मतभेद हो सकते हैं इसमें क्या। चलिए मुझे एक ये बता दीजिए कि इस इलेक्शन के बाद या इसके दौरान, या चलिए उसके पहले एक और सवाल है। अन्ना हजारे ने कहा था कि अरविंद आप पार्टी मत बनाइए। कभी उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी बनाकर गलती की है, उनके लिए मैं कैंपेन करने जाऊंगा। तो जरा दिल्ली वाले ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अन्ना हजारे से कुछ बात हुई, कुछ आएंगे कैंपेन वैम्पेन के लिए? मैं अन्ना जी से मिलता रहता हूं और मेरे बहुत मधुर संबंध हैं उनसे। तो कई लोग जो कहते हैं लड़ाई हो गई, अलग हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी राह अलग है, मेरी राह अलग है। मैंने कभी भी, जब उन्होंने अपना मंशा साफ कर दी कि वो राजनीति में पार्टी को या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मैंने उनको कभी भी कैंपेनिंग करने के लिए आग्रह नहीं किया है। वो मेरे पिता समान है, मेरे गुरु समान है और हमेशा रहेंगे। मैं उन रिश्तों में कड़वाहट नहीं लाना चाहता, तो मैंने कभी उनको नहीं कहा कि अन्ना आप आके मेरे लिए कैंपेनिंग कीजिए। तो मतलब नहीं आ रहे? मैंने उनसे कभी कहा नहीं। अगर वो खुद ही आए तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा। उसकी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। आप एक बार पूछिए। अर्जुन केजरीवाल चाहते हैं कि अन्ना हजारे आए? मैं तो जरूर चाहूंगा, मैं अपने लिए नहीं चाहूंगा, मैं देश के लिए चाहूंगा। अगर अन्ना आते हैं, आज देखिए ईमानदारी से आप देखिए स्पेक्ट्रम के अंदर आपको आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पॉलिटिकल फोर्स नजर आ रही है और कोई कहीं ईमानदारी नजर नहीं आ रही। अगर अन्ना जी आके इस ईमानदार पॉलिटिकल फोर्स को अपनी मजबूती देते हैं, अन्ना का पूरा देश भक्त है, तो एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ी। और वो हमारे मॉरल गाइड, जैसे हमारे 70 कैंडिडेट्स हैं, अन्ना आज कह दें कि ये कैंडिडेट तुम्हारा खराब है, उसको बदल देंगे। अन्ना ये कह दें ये खराब है, उसको बदल देंगे। मैंने तो यहां तक ओपन चैलेंज किया है सारी सभाओं में, आपके चैनल वाले तो आते हैं, आपने देखा होगा कि आज हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कई लोग ये प्रश्न कहते हैं कि अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, आपके जो 70 कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? एक एक कैंडिडेट को चुना है हम लोगों ने, जांच कराई है और 3 चीज़ों की उनकी हम गारंटी देते हैं कि वो ईमानदार हैं, उनका चरित्र ठीक है और किसी के भी खिलाफ कोई संगीन अपराध का मुकदमा कहीं नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत आ जाए, चुनाव के अगर एक दिन पहले भी कोई मुझे सबूत देगा, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, लेकिन गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। तो अगर अन्ना हजारे भी मेरे को कहते हैं कि ये तुम्हारा कैंडिडेट ठीक नहीं है, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, नवंबर में रिजल्ट आ जाएंगे, अभी तो जो हम लोग कर रहे हैं वो सब वो है क्लास वाला जो क्लास टीचर एग्जामिनेशन लेता है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो चुनाव आयोग वाले होंगे। जो रुझान देख करके समझ में आ रहा है आज की तारीख में, जो मूड है, लग रहा है ऐसा, अब क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कई बार फैसला आखिरी गेंद पे भी होता है, ये लग रहा है कि शायद हंग की तरफ जाएं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की बात करके आप क्यों समय बर्बाद करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनको सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग बड़ा निश्चिंत भाव से घूम रहे हैं। लेकिन अगर हंग असेंबली आता है उसके बाद क्या होगा? देखिए मुझे लगता नहीं है हंग असेंबली आएगा। मुझे तो जो अंडरकरंट लग रही है उसके हिसाब से मुझे तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर हंग असेंबली आती है तो मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो इस व्यवस्था के खिलाफ दे रहे हैं वोट, वो बीजेपी और कांग्रेस से तंग आके वोट दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का सवाल भी पैदा होता है कि हम उनके साथ कोई कोएलिशन में जाएंगे। क्योंकि बीजेपी कई इलाकों में ये कह रही है कि आप जो उनको वोट दे रहे हैं वो बर्बाद हो जाएगा, आखिरकार वो हमें ही समर्थन देंगे चुनाव के बाद अगर कुछ। ये आज मैं आपके चैनल के जरिए क्लियर, ये आपको भी पता होगा, ऐसी जानकारी आपको भी मिली होगी। ये बीजेपी वाले ना अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं, शातिर हैं बहुत। मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम क्लियर कर दूं कि ना हम बीजेपी के साथ समर्थन करने वाले, ना हम कांग्रेस का समर्थन करने वाले। हम दोनों में से किसी पार्टी का समर्थन नहीं करने वाले हैं। हम अपोजिशन में बैठेंगे, अगर जनता चाहेगी कि हम अपोजिशन में बैठे तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। एक आखिरी सवाल, नवंबर में कितनी सीटें होंगी आम आदमी पार्टी के पास? 47। ये पक्का है, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको कि कहां से जीत रहे हैं। वो आप एक मुझे लिस्ट दे दीजिएगा, फिर जो अभी तक 42 हम कर चुके हैं उसमें उसको टैली करवा लेंगे। आपके सर्वे की मैं बिल्कुल इज्जत करता हूं। आज ये स्थिति हो सकती है, स्थितियां बदलेंगी। आज आपका सर्वे जो स्थिति दिखा रहा है वो हो सकती है, लेकिन ये स्थितियां बदलेंगी, हर जगह बदलेंगी। आप अभी देखते जाइए। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि बिल्कुल जीत होगी? हाँ, हमें जनता पे भरोसा है, इस देश की जनता बहुत अच्छी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, और नवंबर के बाद भी होगी और उसके पहले भी 2-4 राउंड और अभी मुलाकात होगी। देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद बातचीत के लिए।
तो क्रॉस फायर में आज सवालों की गर्मी का सामना कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और देख रहे हैं पसीना भी बहुत चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी है, और दिल्ली में जो चुनावी गर्मी है उसका भी ये एक कह सकते हैं एक कारण होगा। कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रायंगुलर फाइट है, अब तक आम आदमी पार्टी के आने के पहले तक दिल्ली में 1-to-1 फाइट होता था, आइदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन आम आदमी पार्टी टोपी लगाकर बीच में कुछ इस तरीके से घुसी है कि वो ट्रायंगुलर फाइट हो गया, एक फूल दो माली वाली स्थिति हो गई है। अब वो जो पब्लिक है, वोटर्स है, उनका प्यार कौन ले जाएगा, किस रूप में ले जाएगा, पता नहीं। कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि ये सब जो दिखा रहे हैं, टोटल टीवी वाले या टोटल न्यूज वाले दिखा रहे हैं, ये सब बेमानी है। आखिरी रात कयामत की रात होती है और मतदान के पहले वाली रात पे नजर रखिएगा। चलिए देखते हैं, हम तो हर दिन और हर रात पे नजर रखते हैं, नवंबर वाली रात और मतदान के पहले वाली रात पे भी नजर रखेंगे, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे उस पे भी नजर रखेंगे। लेकिन जो मूड ऑफ दिल्ली हम दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि एक मजबूत एलजी की जरूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की हुकूमत के लिए एलजी की जरूरत पड़ जाए। 36 का आंकड़ा है, यानी 70 सीटें, 36 चाहिए कम से कम सरकार बनाने के लिए, और 3 पार्टियां लड़ रही है, तीनों के बीच 36 का ऐसा आंकड़ा है कि बहुत विचित्र स्थिति कहीं ऐसा ना हो कि हो जाए। हम भी नजर रखेंगे नवंबर पे, आप भी रखिए, और अगले एपिसोड में किसी और को लेकर के आएंगे जो दिल्ली के चुनाव से ताल्लुक रखते हैं, उनको लेकर के आएंगे और देखते हैं जरा उनका पक्ष क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।